नमस्कार साथियों, तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कैसे हो आप सब लोग? हमारी जो इंडियन इकोनॉमी की सीरीज चल रही है उसमें हमने बजट को कवर अप कर लिया है। उसके बाद में इंडियन इकोनॉमी सर्वे की हमारी 3 क्लास भी हो चुकी है। आज के इस सेशन के अंदर हम इंडियन इकोनॉमी सर्वे का जो चैप्टर 3 या 4 है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 3। उससे पहले एक बात देख लेते हैं, जो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा चैप्टर 2 उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं। कौन कौन से बिंदु थे वो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे उनको देख लेते हैं। सब जो सेकंड हमारा चैप्टर था मौद्रिक प्रबंधन एवं वित्तीय मध्यस्थता स्थिरता ही मूल मंत्र, इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कि जो हमारा निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 का इंडेक्स है वो उत्तरोत्तर बढ़ रहा है, लगभग 27% के हिसाब से बढ़ रहा है, जो भारतीय शेयर मार्केट की जो विश्वसनीयता है उसकी ओर संकेत करता है। उसके बाद में हमने एक इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ा था कि 2047 तक सभी के लिए बीमा, ये एक भारत सरकार ने इनिशिएटिव शुरू की है। सभी के लिए बीमा कब तक? 2047 तक। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में हमने पढ़ा वित्तीय मध्यस्थता, फिर एमएसएमई, और एमएसएमई के संदर्भ में कुछ और इनिशिएटिव जिसमें ट्रेड्स, टीआरडीएस, व्यापार जो छूट प्रणाली है उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा उद्यम पंजीकरण पोर्टल 1 जुलाई 2020 को शुरू हो गई थी एमएसएमई उद्योग के पंजीकरण हेतु। फिर हमने पढ़ा एमएसएमई की नई परिभाषा आ गई 1 जुलाई 2022 से। एमएसएमई उसको कहेंगे जिसका निवेश 1 करोड़ हो और टर्न 5 करोड़ तक हो। फिर लघु उद्योग उसको कहेंगे जिसका निवेश 10 करोड़ हो एवं टर्न 50 करोड़ हो। और मध्यम उद्योग उसको कहेंगे जिसका निवेश 50 करोड़ हो और टर्न 250 करोड़ हो, उसको क्या कहेंगे? हम मध्यम उद्योग कहेंगे। इसके बाद में हमने पढ़ा एक वैश्विक वित्तीय समावेशन डेटाबेस रिपोर्ट है, वो किसके द्वारा जारी की जाती है? विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। उसमें कहा था कि भारत है जो कि वित्तीय समावेशन लक्ष्यों को प्राप्त करने में उत्तरोत्तर उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। और उसमें एक आंकड़ा भी दिया था कि 2011 में हम 35% और 2021 में कितनी हो गई? 77% हो गई। उसके बाद में आरबीआई ने यूपीआई 1, 2, 3 पे लॉन्च किया। किसने? आरबीआई ने यूपीआई 1, 2, 3, और यूपीआई लाइट है वो एनपीसीआई द्वारा जारी किया गया। ये आपको याद रखना, यूपीआई लाइट एनपीसीआई द्वारा, यूपीआई 1, 2, 3 पे किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया था। फिर हम आरबीआई है जो कि प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हुआ था, जो अंतरराष्ट्रीय भुगतान किया जाता है अंतरराष्ट्रीय एक देश से दूसरे देशों के बीच में, उसको क्या कहेंगे? हम एफपीएस कहेंगे, जो तीव्र भुगतान प्रणाली है सीमा पार, उसका आरबीआई मेंबर बन गया है। और उसमें 4 मेंबर वर्तमान में है। कौन कौन से? मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। उसके बाद में हमने फिनटेक के बारे में पढ़ा। फिनटेक का मतलब क्या हो गया? फिन यानी फाइनेंशियल, टेक है ना टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल वित्तीय क्षेत्रों में तकनीकी का उपयोग करना क्या कहलाता है? फिनटेक। जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल जो ट्रांजैक्शन वगैरह, ये सारे किसमें आ गए? फिनटेक के अंतर्गत। और भारत फिनटेक के क्षेत्र में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तीसरी सबसे बड़ी फिनटेक इकोनॉमी है। इसके बाद में हमने पढ़ा इंडिया स्टेक। इंडिया स्टेक का महत्वपूर्ण 3 इसके घटक होता है। एक तो भुगतान प्रणाली, फिर पहचान और फिर डाटा शासन स्तर। और इंडिया स्टेक होता है क्या है? जो ऑनलाइन हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमारी जो एक आइडेंटिटी बनती है उसको क्या कहेंगे? हम इंडिया स्टेक। डिजिटल लेन देनों को सुविधा प्रदान करते हुए एक डिजिटल पहचान आइडेंटिटी प्रदान करता है। फिर आईएमएफ की एक रिपोर्ट कहा गया है कि अगर भारत में डिजिटल वित्तीय समावेशन बढ़ता है तो जो भारत की आर्थिक ग्रोथ है वो लगभग 2.2% है, जो कि अधिक वृद्धि होगी उसमें। इसके बाद में भारतीय पूंजी बाजार में हमने पढ़ा, पूंजी बाजार के लिए हमने पढ़ा 2047 तक सभी के लिए बीमा मिशन। किसका मिशन है ये? IRDAI का ये मिशन है। इसके बाद में हमने मुख्य सूचकांक पढ़े, ये आपको याद रखने हैं। कौन कौन से सूचकांक है? नेस्डेक अमेरिका का, निक्की जापान का, ताईएक्स ताइवान का, डाउ जोन्स अमेरिका का, डीएक्स जर्मनी का, सीएस फ्रांस का, कॉस्पी कोरिया का, FTSE 100 यूके का, स्ट्रेट टाइम सिंगापुर का, शंघाई कॉस्पी चाइना का, हैंगसेंग हांगकांग का और इबोएस्पा ब्राजील का। तो ये आपको जो सूचकांक है इसको आपको इंडेक्स याद करने हैं। इसके बाद में पेंशन क्षेत्र में हमने पढ़ा कि वैश्विक जो समग्र विश्व पेंशन सूचकांक में भारत का मूल्य है वो 44.5% से बढ़कर 45.9% हो गया है। और भारत की सकल जो घरेलू बीमा उत्पाद में बीमा एवं पेंशन क्षेत्र का योगदान क्रमशः कितना है? 19% एवं 5% है। तो ये तो हमने कल की क्लास में पढ़ा। इसके बाद में आज की क्लास में हम वापस देखते हैं हमारा
जो थर्ड चैप्टर है कीमतें एवं मुद्रास्फीति नियंत्रण के अंतर्गत। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इन्फ्लेशन है वो क्या होती है। एक बार पुनः मुद्रास्फीति, हमने बहुत बार इसके बारे में चर्चा की, एक बार वापस देख लेते हैं कि ये मुद्रास्फीति क्या होती है। इन्फ्लेशन, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, महंगाई कहते हैं। और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक ये है, हर बार यहाँ आरपीएससी कुछ एक या दो क्वेश्चन तो हर बार पूछती है। तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या हो गया हमारा, महंगाई। इसके दो अर्थ होते हैं। सबसे पहले होता है वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य में वृद्धि, के मूल्य में वृद्धि, और दूसरा है मुद्रा के मूल्य में कमी। ये हो गई हमारी इन्फ्लेशन। वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होना, इस टर्म का मतलब क्या हो गया कि वस्तु कोई भी मान लो, जैसे खाद्य पदार्थ या फिर जो हमारे घरेलू उपयोग वाले जो भी पदार्थ है, मान लो कोई भी, जैसे मान लो आपने चावल मान लिया, तो मान लो पहले चावल का कीमत 2023 के अंतर्गत, मान लो जनवरी 2023 में चावल की कीमत थी वो 100 रुपए प्रति किलो थी, और 2024 जनवरी में बढ़कर ये हो गई 110 रुपए किलो प्रति। तो क्या हो गई, इस वस्तु की कीमत क्या हो गई, बढ़ गई। तो इसको क्या कहेंगे, वस्तु के मूल्य में वृद्धि होना। फिर हमारी आती है सेवा। जैसे आप सबको पता है कि थोड़े टाइम पहले जो टेलीकॉम कंपनियां थी उन्होंने अपनी मोबाइल टैरिफ दरों को बढ़ा दी गई थी, चाहे जियो हो, चाहे एयरटेल, चाहे वोडाफोन आइडिया हो, इन्होंने क्या कर दिया, अपनी जो प्राइस है वो बढ़ा दी थी। तो इस प्राइस को क्या कहेंगे हम, सेवा के मूल्य में वृद्धि। तो मुद्रास्फीति क्या हो गई, वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। दूसरा वर्ड आता है मुद्रा के मूल्य में कमी। ये मुद्रा का मूल्य क्या होता है और इसमें कमी कैसी होती है ये देखते हैं। मुद्रा के मूल्य में कमी होना, इसका मतलब होता है मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी होना, जो परचेजिंग पावर है उसमें कमी होना। अब ये परचेजिंग पावर कैसे होते हैं, मान लो पहले 2023 में जनवरी के अंतर्गत हम 100 रुपए में 1 किलो जो मान लो आलू खरीद सकते थे। 100 रुपए में कितने आलू खरीद सकते थे, 1 किलो। अब अगर हमें 100 रुपए आलू खरीदना है 1 किलो 2024 के अंतर्गत, तो उसके लिए हमें भुगतान करने पड़ेंगे मान लो 120 रुपए। तो ये क्या हो गई, मुद्रा के मूल्य में कमी हो गई। कैसे कमी कैसे होगी, पहले जो चीज 100 रुपए में 1 किलो आती थी, अब उसके लिए 120 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो मतलब मुद्रा की क्या होगी, वैल्यू कम हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, जो 1 किलो आलू खरीदने के लिए पहले 100 रुपए पर्याप्त थे, अब कितने रुपए देने पड़ रहे हैं हमें, 120 रुपए देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या होगी, इसकी जो एफिशिएंसी है, इसकी जो पावर है, परचेजिंग पावर है, वो कम होगी। इसका मतलब दूसरे भाषा में कहे तो इसकी जो खरीदने की औकात है वो कम हो गई। ठीक है, इसी को क्या कहेंगे हम, मुद्रा के मूल्य में कमी। तो मुद्रास्फीति क्या होगी, वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होना एवं मुद्रा के मूल्य में कमी होना, ये क्या कहलाती है, मुद्रास्फीति कहलाती है। तो आम बोलचाल की भाषा में जिसे हम महंगाई कहते हैं। तो अब इस महंगाई के संबंधित क्या क्या इस बार इकोनॉमी सर्वे में दिया हुआ है, एक बार देख लेते हैं। कीमतें एवं मुद्रास्फीति नियंत्रण में सबसे पहले रीडिंग ये बता रहे हैं कि जो कीमतें हैं किसी भी वस्तु एवं सेवाओं की, और जो हमारी महंगाई है वो इस बार क्या है, सरकार ने माना है कि हमारे कंट्रोल में। कैसे कंट्रोल में, अब आंकड़े क्या दे रही है सरकार, हम देखते हैं। मुद्रास्फीति प्रबंधन में महामारी और उसके बाद के भू राजनीतिक तनाव ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए काफी चुनौतियां पेश की है। देखो सबसे पहले इस बार जो कोरोना पेंडेमिक आ गई थी, और उसके बाद में भू राजनीतिक तनाव आ गया था, जो यूक्रेन रशिया वॉर, फिर जो मिडिल ईस्ट में हो गई थी वॉर। इसकी वजह से जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला है उसमें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। इसकी वजह से क्या हो गया था, किसी एक सेक्टर में जो महंगाई है वो स्पेशली बढ़ गई। जैसे स्पेशली खाद्य क्षेत्र में हम देखते हैं महंगाई, क्योंकि यूक्रेन है जो कि गेहूं का बड़ा प्रोड्यूसर देश है, वहाँ गेहूं ज्यादा होता है और एक्सपोर्ट भी ज्यादा होता है, तो इसकी वजह से खाद्य। फिर मिडिल ईस्ट की वजह से जो ईंधन है, कच्चा तेल है, उनकी कीमतों में वृद्धि हो गई थी। तो वो क्या हो गई थी, ये वैश्विक तनाव के परिणाम स्वरूप हो गई थी। वर्ष 2022 और वर्ष 2023 में कोर उपभोक्ता वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि देखी गई। अब आगे देखते हैं हम सारा कोर ये क्या होता है। घरेलू खुदरा मुद्रास्फीति, वित्त वर्ष 2024 में खुदरा मुद्रास्फीति को 5.4% तक बनाए रखने में सफलता मिली। पहले तो याद रखना है कि जो होलसेल है, रिटेलर इन्फ्लेशन है, वो कितनी है, 5.4%। हमने पहले ही पढ़ा इसके बारे में।
फिर हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये 2016 में वैसे शुरू हो गई थी, परंतु ये जो अन्न वाला शुरू कंसेप्ट है ये पे जो कोरोना पैंडेमिक है उस समय शुरू होता 2020 में। इसके तहत 81 करोड़ से अधिक लाभार्थी को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया जा रहा है और इसे जनवरी 2024 में 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया। तो इस फैक्ट को भी याद रखना है, कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? 5 साल के लिए। फिर कोर मुद्रास्फीति 2 प्रकार की होती है, कोर वस्तुओं की मुद्रास्फीति और कोर सेवाओं की मुद्रास्फीति। कोर जो वस्तुओं की मुद्रास्फीति ये 2 प्रकार की होती है, उपभोक्ता जो ड्यूरेबल टिकाऊ होती है, जैसे सोना हो गया, कपड़ा हो गया, ये क्या हो गया? टिकाऊ हो गया। और गैर टिकाऊ जैसे खाद्य तेल है, ईंधन है, ये क्या होता है? स्टेबल नहीं रहता। तो ये हमारी कोर इन्फ्लेशन होगी। अब देखते हैं ये कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, एक बार इसको समझ लेते हैं। कोर मुद्रास्फीति ये एग्जाम में पूछा जाता है, आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, कोर या फिर हेडलाइन। हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर। कोर का सीधा सा मतलब होता है जो मुद्रास्फीति होती है, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, आपको उसमें ध्यान रखना है। ये एक बार शायद आरएस प्री में जो पिछला प्री था उसमें पूछा गया था, मुद्रास्फीति माइनस जो बाह्य कारक है, ये क्या होगी आपकी? कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन बराबर मुद्रास्फीति माइनस बाह्य कारक। इसका मतलब जितनी भी इन्फ्लेशन है उसमें से अगर हम बाह्य कारकों के प्रभाव को घटा देंगे तो जो शेष बची इन्फ्लेशन होती है वो कोर इन्फ्लेशन। बाह्य कारक का मतलब क्या हो गया? जैसे ईंधन हो गया, अभी हमने पढ़ा, क्योंकि ईंधन की कीमतें हैं वो प्रतिदिन है जो कि चेंज होती रहती है, ठीक है। तो इसकी वजह से फिर हमारे जो खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ, इनमें भी सर्टेनता, निश्चितता नहीं पाई जाती। क्यों? क्योंकि किसी वर्ष मानसून ज्यादा रहता है, किसी वर्ष मानसून कम रहता है, या फिर कोई फसलों में ही कोई बीमारी हो गई उसकी वजह से प्रोडक्शन में कमी हो सकती है। तो ये जो ईंधन खाद्य पदार्थ होते हैं ये हो गए बाह्य कारक, ठीक है। इनकी वजह से जो इन्फ्लेशन हुई है उसको अगर मुद्रास्फीति में हम निकाल लेंगे तो शेष बची इन्फ्लेशन क्या कहलाएगी? कोर इन्फ्लेशन। तो पूछा जा सकता है कोर इन्फ्लेशन क्या होगी? तो कोर इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति में से जो ईंधन है, खाद्य पदार्थ जैसे जो अनिश्चित क्षेत्र वाले क्षेत्र हैं, मुद्रास्फीति वाले क्षेत्र हैं, उनके प्रभाव को हम घटा देंगे तो शेष बची इन्फ्लेशन क्या कहलाएगी? कोर इन्फ्लेशन। और हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या हो गई? हेडलाइन इन्फ्लेशन में ये कारक होते हैं वो शामिल होते हैं, बस इतना ही फर्क है। कोर में शामिल नहीं होते, हेडलाइन में ये क्या होते हैं? ईंधन, खाद्य पदार्थ, ये सारे के सारे क्या होते हैं? शामिल होते हैं। इसके मतलब ये समग्र मुद्रास्फीति को दर्शाती है। तो ये हमारी होगी कोर मुद्रास्फीति। इसके बाद में हम देखते हैं, कोर इन्फ्लेशन हो गया हमारा। फिर है वित्त वर्ष 2024 में खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या सरकार ने प्रयास किए हैं, उसके बारे में हम देखते हैं कि जो इन्फ्लेशन बढ़ी है इसके लिए। तो गेहूं के आटे, टूटे चावल, गैर बासमती चावल, मैदा, सूजी और प्याज जैसे खाद्य वस्तुओं के निर्यात को प्रतिबंधित श्रेणी में हमने रख दिया है। उसके बाद में हम देखते हैं उष्ण चावल पर भी निर्यात शुल्क लगाया गया है। ये उष्ण चावल क्या होता है इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तूर, उड़द और रिफाइंड पाम ऑयल के आयात को मार्च 2025 तक मुफ्त श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। सबसे पहले देखते हैं ये उष्ण चावल क्या होता है। ये नॉर्मल चावल से थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कैसे डिफरेंस होता है? नॉर्मल चावल होता है उसको धान से सीधा अलग कर लिया जाता है, परंतु जो उष्ण चावल होता है उसमें सबसे पहले जो धान होता है उसको अच्छे से गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद उसको धूप में सुखा दिया जाता है। उससे क्या हो जाता है? धान थोड़ा सा कड़क मतलब टाइट हो जाता है, ठीक है, मजबूत हो जाता है। उसके बाद में उस चावल को निकाल लिया जाता है, तो जो चावल बचता है उसको क्या कहते हैं हम? उष्ण चावल। इस उष्ण चावल में ये है जो कि जो कृत्रिम शर्करा है उसके रूप में यूज होता है। इसका मतलब क्या होगा? इसमें जो शुगर होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है, तो जो डायबिटीज वाले पेशेंट है वो इनका यूज कर सकते हैं। उष्ण चावल मुख्यतः भारत के जो पूर्वी राज्य है जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, वहां पर है जो कि लोगों द्वारा यूज में लिया जाता है। तो ये इस बार मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने प्रयास किए हैं। फिर खुदरा मुद्रास्फीति में अंतरराज्य जो स्टेट है, इंटर स्टेट है, इनके बीच में मुद्रास्फीति कैसी है वो देखते हैं। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक पर आधारित खाद्य मुद्रास्फीति वित्त वर्ष
2022 में 3.8% से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 7.5% हो गई। तो ये जो खाद्य मुद्रास्फीति है वो कितनी हो गई आपको ध्यान में रखनी है, 7.5%। खुदरा मुद्रास्फीति कितनी थी, 5.4%। और इस बार इसमें दिया है खाद्य मुद्रास्फीति वो कितनी है, 7.5%। फिर हमारे 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में से 29 में मुद्रास्फीति की दर है वो 6% से कम है। इसमें आपको फैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है। फिर ग्रामीण उपभोग बास्केट में शहरी उपभोग बास्केट की तुलना में खाद्य वस्तुओं का भारांश काफी अधिक है, ग्रामीण पॉपुलेशन भी ज्यादा है। इसके बाद हम देखते हैं कि उच्च समग्र मुद्रास्फीति वाले राज्यों में ग्रामीण से शहरी मुद्रास्फीति में व्यापक अंतर हमने देखा गया है। तो ये आपको एक बार पढ़ लेना, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में इसमें दृष्टिकोण क्या है, आउटलुक एंड सॉल्यूशन। मानसून के सामान्य रहने और आगे कोई बाह्य और नीतिगत आगत नहीं होने की स्थिति में आरबीआई का अनुमान है कि हेडलाइन मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2025 में 4.5% और वित्त वर्ष 2026 में 4.1% रहने की उम्मीद है। ये आपको याद रखना है। आरबीआई कहता है कि हमारी जो हेडलाइन इन्फ्लेशन, अभी हमने पढ़ा हेडलाइन इन्फ्लेशन 2025 में और 2026 में कितने आरबीआई ने आंकड़े दिए, 4.5% और 4.1%। ये हेडलाइन इन्फ्लेशन रहने का अनुमान, इसको आपको याद कर लेना चाहिए। फिर वर्ल्ड बैंक ने वर्ष 2024 में कमोडिटी मूल्य सूचकांक में 3% और 2025 में 4% की गिरावट का अनुमान रखा है। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर आईएमएफ ने भारत के लिए 2024 में 4.6% और 2025 में 4.2% की मुद्रास्फीति दर का अनुमान है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना चाहिए। आईएमएफ ने यह अनुमान लगाया है कि भारत में 2024 में 4.6% और 2025 के अंतर्गत 4.2% इन्फ्लेशन रहने का अनुमान है। ये आपको याद रखना है। 2024 4.6, 2025 4.2% इन्फ्लेशन रहने का अनुमान है। किसके द्वारा, आईएमएफ के द्वारा ये अनुमान दिया हुआ है। तो इसको आपको याद रखना है। ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम देखते हैं चैप्टर 4। चैप्टर 3 को एक बार वापस देख लेते हैं, लेकिन कौन कौन सी चीजें आपको याद रखनी है। चैप्टर 3 में बहुत कम चीजें होंगी जो आपको याद रखनी है, छोटा चैप्टर था ना इसलिए। देखो इसमें पहले पेज है, उसमें कोई चीज याद रखने जैसी है नहीं। सेकंड पेज के अंतर्गत हम देखते हैं, ये देखते हैं कि गरीब कल्याण अन्न योजना लाभान्वित कितने हैं, 81 करोड़। और जनवरी 2024 से इसके लिए 5 वर्ष तक इसको बढ़ा दिया गया। ये आपको फैक्ट याद रखना है। खुदरा मुद्रास्फीति हमने पहले ही पढ़ लिया 5.4%। इसके बाद में हमें कोर इन्फ्लेशन के बारे में बेसिक समझ लिया। इसके बाद में आपको इसमें ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, इसमें भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको याद रखने की जरूरत है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन 2025 तक और 2026 तक क्या प्रावधान है वो। और ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आईएमएफ ने 2024 के लिए 4.6 और 2025 के लिए 4.2% है जो कि इन्फ्लेशन का अनुमान लगाए। ये आपको फैक्ट याद करने हैं। कुल मिलाकर चैप्टर 3 में 5 या 3 या 4 फैक्ट है वो आपको याद करने, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। फिर हमारा चैप्टर 4 आता है बाह्य क्षेत्र समृद्धि के बीच स्थिरता। ये कहता है कि हमारे यहाँ समृद्धि भी हो रही है, किसके साथ, स्थिरता के साथ। कैसे हो रही है वो देखते हैं। अब बाह्य फैक्टर कौन कौन से वो भी देखते हैं। मौजूदा भू राजनीतिक उथल पुथल और मुद्रास्फीति के बावजूद भारत का बाह्य क्षेत्र मजबूत बना हुआ है। अब बाह्य क्षेत्र में ये कौन कौन से फैक्टर आते हैं वो देखते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार, स्थायी ऋण संकेतक और बाजार आधारित विनिमय दर भारत के बाह्य क्षेत्र के लिए सुरक्षा आवश्यक के रूप में कार्य करते हैं। इसके बाद विश्व बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 139 देशों में भारत की रैंक 16 अंकों के साथ सुधार के साथ 2023 में 38वें स्थान पर पहुंच गई है। ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि ये इकोनॉमी सर्वे में 3 या 4 जगह इसको मेंशन किया हुआ है, तो आपको याद रखना चाहिए। सबसे पहले लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है वो कौन सी संस्था द्वारा जारी किया जाता है, तो वो विश्व बैंक द्वारा लॉजिस्टिक इंडेक्स जो रिपोर्ट है वो जारी की जाती है। और जो इस वर्ष की 2023 की रिपोर्ट है उसमें भारत 139 देशों में से भारत की रैंक क्या है, 38। इसको याद रखना, देश तो 139 है और भारत की रैंक क्या है, 38वीं। तो लॉजिस्टिक जो रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी की जाती है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है जो कि
वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जाता है। उसमें कुल 2023 में 139 देशों को शामिल किया गया था और जो इंडिया की रैंक है वो है 38 रैंक है, ये आपको याद रखना है। अब ये लॉजिस्टिक क्या होता है? लॉजिस्टिक कोई एक पर्टिकुलर चीज नहीं होती, लॉजिस्टिक पूरी एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया कैसे? किसी कोई माल XYZ, उस माल को लेके आना, जैसे जहां से प्रोडक्शन हो रहा है वहां से लेके आना, फिर उसको स्टोर करना, उसके बाद में उसको परिवहन के साधनों के द्वारा वितरण करना जहां चाहिए। तो मतलब जहां से प्रोडक्शन हो रहा है और जहां इस चीज माल की खपत होगी वहां तक की जो पूरी प्रक्रिया होगी उसको क्या कहेंगे? हमें लॉजिस्टिक कहेंगे। इसका मतलब सीधा सीधा ये भी लिया जा सकता है कि जो परिवहन के साधनों, इंपोर्ट, क्योंकि लाने ले जाने का काम किसका होता है? परिवहन का। इसके अलावा इसमें स्टोरेज की जरूरत होती है। इसका मतलब जो आधारभूत संरचना है उससे संबंधित ये वर्ड लॉजिस्टिक यूज होता है। तो इकोनॉमी में हम इस वर्ड को यूज करते हैं। जब मेंस का एग्जाम लिखते हैं तो उसमें लिख सकते हैं कि हमें जो लॉजिस्टिक लागत है उसको कम करना है, मतलब जो सामान को आपूर्ति की जो लागत है उसको कम करना चाहिए, या फिर जो लॉजिस्टिक क्षेत्र में हमें निवेश की जरूरत है या लॉजिस्टिक क्षेत्र में सुधार करना है, मतलब इस परिवहन फिर भंडारण के क्षेत्र में हमें सुधार करना है ताकि खाद्य पदार्थों की जो खराब होने की स्थिति है उसको रोका जा सके। तो लॉजिस्टिक इंडेक्स में हमारी रैंक क्या है? 38। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन सी संस्था द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड बैंक द्वारा। इंडिया की रैंक क्या है? 38। फिर वैश्विक व्यापार की गतिशीलता में बदलाव कैसे हुआ है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार में डिकपलिंग और वैश्वीकरण में कमी एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति रही। इस बदलाव के बावजूद 2024 में विश्व व्यापार में 2.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। 2024 में कितना अनुमान है? विश्व व्यापार में 2.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। अब ये सबसे पहले एक वर्ड यूज ले रहा है इकोनॉमी में, डिकपलिंग। आपको ध्यान में रखना है, ये हो सकता है यहाँ पूछा जाए फिर में डिकपलिंग का मतलब क्या होता है, क्योंकि इकोनॉमी सर्वे में दिया हुआ है। क्योंकि वैश्विक व्यापार के नए पैटर्न में ये वर्ड दिए हुए हैं, डिकपलिंग, डिरिक्सिंग, रीशोरिंग, नियर शोरिंग, फ्रेंड शेयरिंग, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में नई प्रथाओं को दर्शाते हैं। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि ये डिकपलिंग वर्ड या फिर डिरिक्सिंग या रीशोरिंग, नियर शोरिंग वर्ड है, किससे संबंधित है, आपको ये पूछा जा सकता है। तो इनको थोड़ा सा एक बार ध्यान रखना है क्योंकि ये वर्ड याद करने में मुश्किल हो जाते हैं। और मान लो ये इकोनॉमी सर्वे, अगला जो इकोनॉमी सर्वे आएगा मेंस के दौरान, फरवरी वाला 25 वाला, उसमें भी ये वर्ड अगर दिए हुए होंगे तो हमें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 नंबर में याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इस प्रकार के टर्म आरपीएससी प्राय पूछती है। तो सबसे पहले वर्ड है डिकपलिंग। क्या होता है? वैश्विक व्यापार पैटर्न में नए बदलाव हो गए जैसे डिकपलिंग, डिरिक्सिंग, रीशोरिंग, नियर शोरिंग एवं फ्रेंड शेयरिंग अंतरराष्ट्रीय व्यापार में नई प्रथाओं को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए यूरोपीय अर्थव्यवस्थाएं रूस से हटकर नॉर्वे एवं अमेरिका से ऊर्जा आयात कर रही है। डिकपलिंग का मतलब क्या हो गया कि कोई भी देश है वो पहले किसी और पर्टिकुलर देश से व्यापार कर रहा था, उसके बाद में उसने वहां से अपने व्यापार को हटाकर किसी और देश से के साथ व्यापार शुरू करने लग गया था। जैसे पहले क्या होता था कि जो यूरोपियन कंट्रीज है वो ऊर्जा जो संसाधन है उन पर है जो कि निर्भर थी दूसरे देशों पे, और सबसे ज्यादा जो ये यूरोपियन कंट्री है वो ऊर्जा अपना आयात करती थी रशिया से। परंतु रशिया यूक्रेन वॉर हो गया और यूक्रेन जो वेस्टर्न फिर पश्चिमी जो यूरोपियन देश थे वो सारे के सारे किसके साथ है? यूक्रेन के साथ। तो इसने अपना जो ऊर्जा आयात है वो रशिया के साथ समाप्त करके ऊर्जा किससे खरीदने शुरू की? नॉर्वे से और अमेरिका से। आपको ध्यान रखना चाहिए नॉर्वे में सबसे ज्यादा जो जल विद्युत ऊर्जा है वो बनी जाती है, तैयार की जाती है, ठीक है, उत्पादित की जाती है। तो अब यूरोपियन कंट्री क्या कर रही है? किससे ऊर्जा खरीद रही है? नॉर्वे और अमेरिका से, ना कि किससे? रशिया से। तो इसने इन्होंने अपना क्या कर दिया, अपना जो ये पश्चिमी देश है यूरोपियन अर्थव्यवस्था, इन्होंने अपना क्या मार्ग है जो कि चेंज कर दिया है। इसी को क्या कहेंगे हम? डिकपलिंग कहेंगे। डिकपलिंग का मतलब क्या हो गया? यहाँ से मार्ग हटा के किसी और जगह जुड़ना। एक वो इसमें एक वो गाना याद आ रहा है मुझे, बड़ा पछता होगा, आपने सबने सुना होगा, बी प्रेम साहब का, जिसमें विक्की कौशल और नोरा फतेही होते हैं। तुम जो नजरें मुझसे मिलाने लगे हो लगता है कोई और गली जाने लगे हो। तो वो रशिया गा रहा है, रशिया कह रहा है कि भाई तुम अब किसी और गली जाने लगे हो, नजरें अब मेरे से हटा रहे हो, किसी और गली यानी नॉर्वे और अमेरिका की तरफ देख रहे हो। तो वो गाना यहाँ पर सेट हो रहा है। तो इसमें अब क्या कर रहे हैं ये कंट्री, क्या कर रहे हैं?
रशिया से हटकर किससे जा रहे हैं, नॉर्वे और अमेरिका की तरफ ये अपना रुख कर रहे हैं। इसी को क्या कहेंगे हम, डिकपलिंग। तो ये पूछा जा सकता है डिकपलिंग का मतलब क्या होता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो एक अर्थव्यवस्था वाले देश हैं वो किसी दूसरे अर्थव्यवस्था से, मतलब दूसरे देश से जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हैं वो समाप्त करके किसी और जगह से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, उसको क्या कहेंगे, डिकपलिंग। ठीक है। फिर डीग्लोबलाइजेशन। डीग्लोबलाइजेशन, देश में डीग्लोबलाइजेशन अत्यधिक विषम है। जहां अमेरिका और चीन धीरे धीरे वैश्विक बाजारों पर अपनी निर्भरता कम करें, वहीं दुनिया के बाकी देशों के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। अमेरिका और चाइना ऐसा कर रहे हैं कि जो दुनिया के बाकी वैश्विक बाजारों हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था है, उन पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं, ताकि जो इकोनॉमिक क्राइसिस है फिर ये है जो कि देश में कम से कम हो, इन्फ्लेशन जैसी स्थिति कम से कम हो, इसके लिए ये प्रयास कर रहे हैं कि हम इकोनॉमिकली रूप से इतने ज्यादा मजबूत हो जाएं कि बाकी दुनिया के देशों पर हम डिपेंडेंसी जो निर्भरता है वो समाप्त कर दें। परंतु ये पूरी दुनिया के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया के पास इतने ज्यादा इकोनॉमी, बड़ी इकोनॉमी नहीं है। तो इसको क्या कहेंगे हम, डीग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होगा, ग्लोबलाइजेशन मतलब है जो कि पूरी दुनिया का एक साथ आना, और ये डी ग्लोबलाइजेशन, डी का क्या होना, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं का दूर दूर जाना, इसको क्या कहेंगे, डी ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। डी ग्लोबलाइजेशन इसलिए फेमस है क्योंकि इस बार जो क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस और कोरोना पैंडेमिक है, इसकी वजह से पूरी दुनिया में संरक्षणवादी नीतियां बढ़ रही है। संरक्षणवादी नीतियों का मतलब होगा सरकार अपने है जो कि दूसरे देशों जो आयात हो रहा है उस आयात को क्या कर रही है, कम कर रही है। उस पर विभिन्न प्रकार के टैरिफ और नॉन टैरिफ दरों को है जो कि बढ़ा रही है, आयात शुल्क को बढ़ा रही है। इसलिए क्या कर रहे हैं, ये संरक्षणवादी नीतियां अपना रहे हैं। अब भारत का व्यापार, यहां से एक क्वेश्चन पूछने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना। कैसे, कहां पर, हम देखते हैं। वैश्विक वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2024 में 1.8% तक बढ़ गई है। ये आपको याद रखना है कि भारत की वैश्विक वस्तुओं के निर्यात में हिस्सेदारी कितनी है। मतलब पूरी दुनिया में अगर 100 वस्तुओं का निर्यात हो रहा है तो भारत कितनी वस्तुओं का निर्यात कर रहा है, 1.8। तो वैश्विक वस्तुओं के निर्यात में भारत की भागीदारी कितनी है, 1.8। वैश्विक वस्तुओं की भागीदारी कितनी है, 1.8। वैश्विक सेवाओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी है, 4.3%। ये दोनों फैक्ट आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि वैश्विक व्यापार में भारत की भागीदारी कितनी है। तो सेवाओं में भागीदारी है 4.3 और वस्तुओं में भागीदारी है 1.8। 1.8 वस्तुओं में, सेवाओं में 4.3। आपको याद रखना है, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पॉइंट क्या है आपके, इंपॉर्टेंट। फिर भारत का समग्र व्यापार कितना है, पूरे भारत का जो ओवरऑल ट्रेड है उसके बारे में देखते हैं। वैश्विक चुनौतियों के बीच वित्त वर्ष 2024 में भारत के निर्यात में 0.23% की वृद्धि हुई, जबकि भारत के आयात में 4.9% की गिरावट हुई। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है कि 2023 में हमने क्या किया, निर्यात तो ज्यादा हमारा नहीं बढ़ा है, परंतु उसके कंपैरिजन में जो हमारा आयात हो रहा है वो बहुत ज्यादा कम कर दिया। मान ले पहले हम 100 वस्तुओं का आयात, 100 रुपए की वस्तुओं का निर्यात करते थे, तो अब 0.3 बढ़ गया। तो मतलब क्या होगा, 100.23 रुपए का हम क्या कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं। और मान लो पहले हम आयात भी मान लो 100 रुपए की वस्तुओं का कर रहे थे, अब ये 4.9 की गिरावट हो गई, तो अब 95.1% है जो कि वस्तुओं का हम आयात कर रहे हैं। इससे हमारा आयात बिल कम हुआ है, निर्यात बिल बढ़ा है। और हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि हम जो इंडिया की इकोनॉमी निरंतर राजकोषीय समेकन की ओर बढ़ रही है, हमारा व्यय कम हो रहा है और आय बढ़ रही है। इसका एक प्रमुख कारण ये भी है क्योंकि हमारा निर्यात बढ़ रहा है और आय कम हो रहा है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर वित्त वर्ष 2023 में भारत का कुल निर्यात और कुल आयात, इन दोनों फैक्टों को आपको अच्छे से रट्टे मार लेना है। कुल निर्यात 776 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 776 बिलियन अमेरिकी डॉलर, और कुल आयात कितना है, 878, 776 और 898, सॉरी 776 बिलियन है, मिलियन है या नहीं है, ठीक है। 776 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ये तो हमारा निर्यात हो गया, और आयात हो गया 898 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ये हमारा क्या हो गया, आयात हो गया। इसका मतलब अभी भी हमें जो आयात ज्यादा कर रहे हैं और निर्यात कम कर रहे हैं। तो ये जो 4 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 और 6 के 6 पॉइंट आपको अच्छे से याद करने हैं। सबसे पहले हमारा पॉइंट क्या था,
भारत की व्यापार भागीदारी, वैश्विक व्यापार में भागीदारी, तो वैश्विक व्यापार में भागीदारी में हमने पढ़ा कि कुल भारत वैश्विक व्यापार में भारत की भागीदारी देखें तो वैश्विक वस्तुओं में भागीदारी 1.8% और वैश्विक सेवाओं में हमारी भागीदारी है वो 4.3% है। उसके बाद में देखा कि वित्त वर्ष 2023 में हमारा जो निर्यात है वो 0.23% बढ़ा है और हमारा जो आयात है वो 4.9% क्या हुआ है, कम हुआ है। वित्त वर्ष 2023 में हमारा जो आयात और निर्यात है उनके आंकड़े भी दिए हुए हैं। हमने निर्यात कितना किया, 776 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 776 बिलियन अमेरिकी डॉलर, और हमने 2023 के अंदर कुल आयात कितना किया, 898 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो ये आपको पूरे फैक्ट अच्छे से याद होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 फैक्ट। उसके बाद में देखते हैं हम पर्टिकुलर वस्तुओं पे हमने कौन कौन से, यहां से आरपीएससी पिछली बार भी 2 क्वेश्चन जो प्री में पूछे गए थे, इकोनॉमी सर्वे में 4 क्वेश्चन थे, उनमें से 2 क्वेश्चन इसी चैप्टर से रिलेटेड थे। तो आपको याद रखना है। सबसे पहले हम देखेंगे खिलौना जो एक्सपोर्ट है, टॉय एक्सपोर्ट, उसके बारे में हमारी क्या स्थिति है। भारत के खिलौनों के निर्यात में वृद्धि चल रही है। वित्त वर्ष 2013 और वित्त वर्ष 2024 के बीच इसकी चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, लगभग 16% हमारी है, जो कि खिलौनों के क्षेत्र में हम इतना है जो कि वृद्धि कर रहे हैं। पहले भारत खिलौनों के क्षेत्र में बड़ा आयातक देश था। अपने स्थिति ये थी कि हम खिलौने भी नहीं बना सकते, सारा का सारा चाइना से हम क्या करते थे, आयात करते थे। अब हमारी स्थिति ये हो गई है कि अब है जो कि इसकी जो वृद्धि दर है उसकी लगभग 16% है और अब हम खिलौनों को क्या करें, निर्यात करें। उसके बाद में रक्षा डिफेंस के क्षेत्र में वित्त वर्ष 2015 से 2019 के बीच भारत दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश बन गया था, हथियार आयातक देश, और अब शीर्ष 50 जो हथियार निर्यातक देश है उनमें शामिल हो गए। पहले भारत क्या था, दुनिया के सबसे बड़े जो हथियार आयातक देश है उसमें नंबर 1 पे रहता था, परंतु वर्तमान में जो निर्यातक देश है, हथियार निर्यातक देश, उनकी जो टॉप 25 लिस्ट है उसमें भारत शामिल हो गया। जैसे भारत ब्रह्मोस मिसाइल है, तेजस, ये सारे के सारे भारत क्या कर रहा है, निर्यात कर रहा है। इसके बाद में फुटवियर, और ये दोनों फैक्ट है, इसमें फैक्ट है वो आपको सारे के सारे याद करने हैं। फुटवियर में हमारी क्या स्थिति है, फुटवियर एक्सपोर्ट, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फुटवियर उत्पादक देश है। ये आपको पहला इफेक्ट याद रखना है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फुटवियर मतलब जो जूते वगैरह होते हैं, चप्पल वगैरह, उनमें, ठीक है। तो सबसे बड़ा प्रोडक्शन देश भारत की क्या रहेंगे, उसमें सेकंड रहेंगे, और 9वां सबसे बड़ा वैश्विक फुटवियर निर्यातक देश है। और निर्यात की दृष्टि से हमारी रैंक कौन सी है, 9। ये दोनों फैक्ट याद करना है। 2024 में कुल निर्यात 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और यह वैश्विक उत्पादन का 13% और निर्यात का 2.2%। इतने ज्यादा फैक्ट है पर सारे के सारे आपको याद करने हैं। क्यों, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन है वो मेंस में भी तैयार करने पड़ेंगे। अलग अलग क्षेत्र दिए होंगे और हो सकता है कि उन क्षेत्रों के बारे में पूछ लें कि वस्त्र उद्योग के बारे में भारत की वर्तमान स्थिति क्या है, ठीक है। तो उसमें ये सारे के सारे फैक्ट डालने पड़ेंगे। फुटवेयर जो इंडस्ट्री है उसमें भारत की भूमिका क्या है या मैं तो भारत के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है इकोनॉमी के, तो ये भी हमें डालना पड़ेगा। इसमें फैक्ट होंगे तभी इसको आंसर को हम लिख पाएंगे। तो फुटवेयर में क्या है, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और वैश्विक निर्यात में हमारी जो रैंक है वो है 9th है और कुल निर्यात 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हमारा कुल निर्यात है। और वैश्विक उत्पादन का हम कितना उत्पादन कर रहे हैं, लगभग 13% हम उत्पादन कर रहे हैं और जो वैश्विक निर्यात हो रहा है उसका कुल 2.2% हम फुटवेयर निर्यात करते हैं। भारतीय जो फुटवेयर बाजार का वर्तमान मूल्य कितना है, 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2030 तक 90 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की इसकी संभावना है। ये फैक्ट आपको याद रखना है कि भारतीय फुटवेयर बाजार का वर्तमान मूल्य कितना है। तो वर्तमान मूल्य कितना है, 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2030 तक हमारा टारगेट कितना है, 90 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है। तो इसके जो जितने भी फैक्ट दिए हुए वो सारे के सारे आपको याद रखने हैं। उसके बाद में स्मार्टफोन में स्थिति यह है कि वित्त वर्ष 2024 में स्मार्टफोन के निर्यात में लगभग 42.2% की वृद्धि हुई थी, जिसमें यह 6 अंकों वाली एचएस उत्पादों के श्रेणी में भारत के शीर्ष 5 जो निर्यातक देश है, स्मार्टफोन निर्यातक 5 देशों में भारत शामिल हो गए और वृद्धि कितनी हुई, लगभग 42% हुई है भारत में स्मार्टफोन। पहले भारत स्मार्टफोन का सबसे बड़ा आयातक देशों में एक होता था, परंतु वर्तमान में जो चाइना +1 पॉलिसी है इसका हमें फायदा हुआ। चाइना +1 पॉलिसी क्या, अभी हम बाद में पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। तो उसकी वजह से भारत में स्मार्टफोन है
वो यहीं पर असेंबल हो रहे हैं, यहीं पर बन रहे हैं और यहाँ से क्या हो रहा है, दूसरे देशों को एक्सपोर्ट हो रहे हैं, निर्यात हो रहे हैं। तो भारत में स्मार्टफोन के बारे में ये फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। फिर इंजीनियरिंग वस्तु और फार्मास्यूटिकल, पिछली बार फार्मास्यूटिकल का पूछा था, एक शायद इंजीनियरिंग का था, मुझे एग्जैक्ट याद है, या तो इंजीनियरिंग का था या फिर वस्त्र उद्योग, दोनों में से एक का था। तो इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात में स्थिति क्या है, वित्त वर्ष 2024 में इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात 109.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था। तो इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात भारत में बहुत ज्यादा हो रहा है, 109 लगभग 110 बिलियन। हम कुल निर्यात कितना करें, अभी बड़ा लगभग 800 बिलियन, 800 में से 110 हम किस में कर रहे हैं, इंजीनियरिंग वस्तु में। तो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट है जो कि भारत के प्रमुख एक्सपोर्टों में से एक माना जाता है। तो भारत का कुल जो निर्यात वो इंजीनियरिंग वस्तुओं का कितना है, 109.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर। विश्व इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी है, 0.88% हो गई है। भारत वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में 24वें स्थान पर पहुंच गया है। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। प्री में क्वेश्चन ऐसा आएगा कि इंजीनियरिंग वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, या निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये फैक्ट आएगा, आपको याद रख लेना है। तो पूछेगा इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात ये है, तो आपको फैक्ट याद होना चाहिए। विश्व इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत की हिस्सेदारी ये है और वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में ये 24वें स्थान पर है। इस प्रकार के कुछ फैक्ट देगा, आपको सारे के सारे अच्छे से याद होने चाहिए। फिर फार्मास्यूटिकल के बस जो मेडिकल क्षेत्र है उसमें भारत ने ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में वित्त वर्ष 2019 में 5.8% से बढ़कर हमारी जो वृद्धि है वो कितनी हो गई है, 6.4% की वृद्धि हो गई। पिछली बार प्री में यही क्वेश्चन पूछा था। अब है जो कि सेवा सर्विस सेक्टर, क्योंकि भारत है जो कि सर्विस सेक्टर के क्षेत्र में दुनिया में सबसे बड़े देशों में से एक देश माना जाता है। ठीक है, भारत सेवा निर्यात में विश्व के सेवा निर्यात की हिस्सेदारी कितनी है भारत की, हमने अभी पहले पढ़ ली थी, 4.3% सेवा में, और वस्तुओं के निर्यात में हमारी भागीदारी कितनी है, 1.8%। भारत वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया। ये लोग सबसे बड़ा निर्यातकों में और सेवा के क्षेत्र में हमारी रैंक है 7वां। तो ये आपको याद रखना है, ये दोनों फैक्ट। इसके बाद में यहाँ जो फैक्ट दिए हुए हो सकता है इस बार मुझे लगता है प्री में एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आने की संभावना है। भारत दूर संचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं के निर्यात में दूसरे स्थान पर है। ये अब इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं, आपको याद रखना है, मतलब याद रखना है कौन से क्षेत्र में हमारी क्या रैंक है, इसको आप अच्छे से याद रखना है। व्यक्तिगत, सांस्कृतिक और मनोरंजन सेवाओं के निर्यात में 6वें, अन्य व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात में 8वें, परिवहन सेवाओं के निर्यात में 10वें और यात्राओं के निर्यात में 14वें स्थान पर भारत है। ये सारे के सारे फैक्ट आपको पूरे याद होने चाहिए। एग्जाम में कहीं से भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद में हम देखते हैं एक सरकार ने हाल ही में फॉर्म स्थापित की, DEH या फॉर्म 75 पहल। ये क्या पहल है, सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लक्षित सहायता प्रदान के लिए भारत भर में 75 जिलों की पहचान की गई है। तो ये DEH या फॉर्म 75 पहल है, इसमें भारत ने 75 ऐसे जिलों की पहचान की गई है जो निर्यात के हब के रूप में या निर्यात के क्षेत्र के रूप में विकसित किए जा सकते हैं। तो ये पूछा जा सकता है DEH या फॉर्म 75 किससे संबंधित है, तो ये जो एक्सपोर्ट है उससे संबंधित है, निर्यात से संबंधित। विदेशी व्यापार महानिदेशालय ने एक जिला एक उत्पाद और DEH पहल के तहत निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक्जिम बैंक के साथ भागीदारी की है। ये पूछा जा सकता है, एक जिला एक उत्पाद या फिर DEH जो पहल है फॉर्म 75 है, उसमें जो पार्टनरशिप है वो किस बैंक के साथ की गई है, ये आपको याद रखना है। और इस बैंक का नाम क्या है, एक्जिम, ये आपको याद होना चाहिए। एक्जिम बैंक इसलिए याद, इसलिए इजीली रह जाएगा क्योंकि एक्जिम बैंक होता क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, फुल फॉर्म यही होती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, मतलब आयात निर्यातक देश। और हमारी जो एक जिला एक और एक जिला एक उत्पाद और DEH पहल संबंधित किससे, निर्यात से, तो निर्यात से संबंधित है एक्सपोर्ट हो, तो एक्सपोर्ट का कौन सा हो जाएगा, एक्जिम बैंक। आपको याद मुझे लगता है अब हो जाना चाहिए। एक जिला एक उत्पाद और DEH पहल किससे संबंधित है, निर्यात से संबंधित है, और एक्जिम बैंक में किससे संबंधित है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित है। तो इसके साथ क्या होगी, पार्टनरशिप भागीदारी होगी। बहुत इजी फैक्ट है, आपको याद हो जाना चाहिए। फिर अनुकूल चालू खाता शेष, भारत का चालू खाता 1% से कम हो गया। हमने पहले पढ़ा CAD हमारा कितना है,
प्रतिशत हमारा सीडी हो गए। पूंजी खाता शेष वित्त वर्ष 2023-24 में पूंजी खाते का पूंजी प्रवाह बढ़कर 86.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गए। ये आपको याद नहीं करना है। भारत में निवल एफडीआई प्रवाह वित्त वर्ष 2023 के दौरान वित्त वर्ष 2024, देखो ये इफेक्ट आपको याद करना है। 2023 के अंतर्गत हमारा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था, जो विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में इन्वेस्टमेंट किया जाता था, 2023 में लगभग 42 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और 2024 में ये घटकर कितना हो गया, 26.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि एफडीआई के क्षेत्र में क्या हो गया, गिरावट हो गई है। हमने पहले भी पढ़ा था कि पूरी दुनिया के अंतर्गत जो एफडीआई है, ये कोरोना पैंडेमिक के बाद में एफडीआई में क्या धीरे धीरे कमी हो रही है। तो ये हमारा जो एफडीआई वर्तमान में कितना है, इसको भी आपको याद रख लेना है। फिर हम पढ़ेंगे पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार, चाइना +1 पॉलिसी भी पढ़ते हैं। उससे पहले ये देख लेते हैं पर्याप्त विदेशी जो फॉरेन हमारे पास करेंसी कितनी है उसको देख लेते हैं। फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास कितना है रिजर्व। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 653.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ये हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार है। भारत के पास लगभग 650 बिलियन अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार है। अब ये क्या करता है, ये हमारे पास पड़ा है, ठीक है। अब ये जो मुद्रा भंडार है किसका है, याद रखना, ये आरबीआई का होता है विदेशी मुद्रा भंडार। अब विदेशी मुद्रा भंडार भारत के पास कैसे आता है, विदेशी मुद्रा भंडार का मतलब या तो स्पेशली आप मान लो कि जैसे यूएस डॉलर हो, वो मान लो ये विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में प्रमुख होता है। अब कैसे आता है कि मान लो रेमिटेंस, हमने पहले पढ़ा कि भारत के कुछ लोग विदेशों में जाके काम करते हैं और वो भारत में पैसा भेजते हैं। तो मान लो अमेरिका में कोई व्यक्ति इंडियन काम कर रहा है, तो उन्होंने पैसा भेजा, पैसा सबसे पहले वो पहले आरबीआई के पास आएगा, वहां से पैसा किस में आएगा, रुपए में नहीं आएगा, डॉलर में आएगा। तो आरबीआई ने क्या, वो डॉलर अपने पास जमा कर लिया और जो वहां करने वाले जो नागरिक थे उनकी फैमिली को पैसे किस में, वो डॉलर को कन्वर्ट करके पैसे में रुपए में दे दिए, ठीक है। तो वो डॉलर अब किसके पास आ गया, आरबीआई के पास जमा हो गया। तो ये जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है ये किसके कंट्रोल में होता है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंट्रोल में होता है। और वर्तमान में कितना है, 650 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। और कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार। अब इसमें आरबीआई क्या करती है, अपने पास नहीं रखती, इसमें से अधिकांश जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है वहां जमा करवा देती है, ठीक है। और अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है वो लगभग 1% से भी कम ब्याज दर पर हमें ब्याज देता है, फिर भी हम वहां देते हैं। जबकि हमने कुछ अन्य देशों से या संस्थाओं से हमने ब्याज पर लोन लिया हुआ है, ठीक है, उनकी जो इंटरेस्ट रेट है वो भी ज्यादा है, हमारे पे कर्ज भी ज्यादा, भारत पे कर्ज भी है। तो कुछ लोगों का तर्क है कि क्यों न सरकार अपने कर्ज को पूरा करने के लिए इस विदेशी मुद्रा भंडार का यूज क्यों नहीं लेती, कि हमारे पास तो विदेशी मुद्रा भंडार हमने खुद वहां अमेरिका में जमा करवा दिया है, वहां पर हमें बहुत कम ब्याज मिल रहा है, और हम क्या करें, किसी और देश से ब्याज ले रहे, पैसे ले रहे हैं और उन पे ब्याज दर भी ज्यादा है, तो हम नुकसान क्यों करवाएं। तो इसका सीधा सा आंसर है कि जो कर्ज या फिर सरकार लोन लेती है दूसरे देशों से वो सरकार का होता है, और विदेशी मुद्रा भंडार किसका है, आरबीआई का है। तो आरबीआई क्यों देगी। दूसरा, ये देश की इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, सबसे जो इकोनॉमी की जो मापा जाता है, मापन किया जाता है, उसमें यह भी देखा जाता है कि उस देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार कितना है। तो ये भी एक हमें दिखाने के लिए बताना पड़ता है कि हमारे पास इतना है, तो इसलिए हमें ये रखना पड़ता है। इसके बाद में हमारा जो इन्वेस्टमेंट आता है, इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरी होता है कि भारत के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार होना चाहिए। इससे क्या होता है, देश की इकोनॉमी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, देश की इकोनॉमी में एक विश्वसनीयता जागृत होती है, इसीलिए ये विदेशी मुद्रा भंडार रखना होता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है विदेशी मुद्रा भंडार किसके पास होता है, तो आरबीआई के पास होता है। वर्तमान में कितना है, 650 बिलियन अमेरिकी डॉलर हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार है। इसके बाद में हमने देखते हैं चाइना +1 रणनीति क्या होती है। कंपनियों द्वारा चीन पर अपनी निर्भरता कम करने एवं अपने उत्पादों के निर्माण हेतु चीन के अलावा अन्य देशों में निर्माण कार्य गतिविधियों को स्थानांतरित करना ही क्या कहलाता है, चाइना +1। इसका उदाहरण देखते हैं। एप्पल ने वित्त वर्ष 2024 के दौरान भारत में 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आईफोन असेंबल किए, जो वैश्विक आईफोन उत्पादन का लगभग 14% है। अब इसको समझते हैं चाइना +1 पॉलिसी क्या है। चाइना +1 रणनीति
ये आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंस में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या भारत चाइना प्लस वन रणनीति का लाभ लेने के लिए तैयार है, या ये चाइना प्लस वन रणनीति भारत के विनिर्माण क्षेत्र में एक नई ऊर्जा का संचार कर सकती है, नए परिवर्तन ला सकती है। इसका विश्लेषण करना होगा, क्योंकि इस बार का इकोनॉमी सर्वे में ये दिया हुआ है कि भारत के लिए इसमें एक अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, कैसे, इसके बारे में हमें देखना होगा। तो ये मेंस की जब हम पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ेंगे चाइना प्लस वन नीति सरकार के लिए क्या क्या ये संभावना है, इसमें क्या क्या है, क्या क्या हमारे सामने चुनौती है। अब सबसे पहले अभी हम ये देखते हैं कि ये चाइना प्लस वन रणनीति है क्या। चाइना प्लस वन, चाइना प्लस वन का ये हो गया कि अधिकांश जो कंपनियां हैं वो क्या करती थी अपने, जैसे मान लो एप्पल, एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसको। एप्पल अमेरिका की कंपनी है, एप्पल अपने आईफोन बनाने के लिए अपने इसने अधिकांश जो कंपनी है वो चाइना में स्थापित कर दी। वहां पर ही क्या होते थे, असेंबल होते थे, ठीक है, कहाँ होते थे, चाइना में, ठीक है। तो इससे क्या होता, फिर क्या हुआ कि चाइना और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर शुरू हो गया था, हमने शब्द पढ़ा, अमेरिका और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा हो गया था। इस वजह से जो अमेरिकी कंपनी थी इन्होंने अपने जो सेंटर यहाँ स्थापित किए थे चाइना में, उन सेंटरों को स्थानांतरित करके दूसरे देशों में बनाना या निर्माण कार्य शुरू कर दिया। एप्पल ने क्या किया, अपने अधिकांश जो सेंटर है वो चाइना से स्थापित हटाकर कहाँ स्थापित कर दिए, भारत में स्थापित कर दिए, ठीक है, या फिर वियतनाम में स्थापित कर दिए, क्योंकि वियतनाम और चाइना में बनती नहीं है ज्यादा, और वियतनाम और अमेरिका में अच्छे संबंध है। तो अमेरिका ने क्या किया, ये जो अधिकांश कंपनी थी अमेरिकी कंपनी जो वहां पर चाइना में प्रोडक्शन कर रही थी, वो वहां पर अपने सेंटर को चाइना से हटाकर विश्व के अन्य देश या तो भारत या फिर जो आसियान कंट्री है वहां पर स्थापित कर दिया था। इसी को हम क्या कहते हैं, चाइना प्लस वन पॉलिसी। चाइना प्लस वन पॉलिसी क्या होती है, इन्होंने जो अपने प्रोडक्शन निर्माण कार्य है वो एक चाइना से हटाकर किसी अन्य देश में शिफ्ट कर दिए, ये क्या कहलाती है, चाइना प्लस। अब इसी का एग्जांपल ये देते हैं कि आईफोन जो निर्माण हुआ था उसमें विश्व में कुल जितने आईफोन बने थे उसका 14% असेंबल कहाँ हुए थे, इस बार इंडिया में हुए थे। तो ये चाइना प्लस वन रणनीति के लिए भारत के लिए फायदे की स्थिति इस प्रकार है, क्योंकि 14% आईफोन हमारे यहाँ निर्माण हो गए थे, तो ये हमारा क्या हो गया, इससे हमारा जो निर्यात है, निर्यात में क्या हो गई, हमारी बढ़ोतरी होगी। इससे हमारा जो आईफोन का आयात है वो क्या हो गया, कम हो गया। इससे क्या हो गया, हमारा जो चालू खाता घाटा है वो कम हो गया, और देश है जो कि राजकोष, हमने पहले राजकोषीय समेकन पढ़ा था, और देश इससे राजकोषीय समेकन की स्थिति में बढ़ गया था। तो इस प्रकार ये जो चाइना प्लस वन नीति है, वन जो रणनीति है, ये भारत के लिए अपॉर्चुनिटी भी है, और इसमें कुछ जो समस्या है उसको मेंस में पढ़ेंगे कि इसमें सरकार को क्या क्या प्रयास किया जाना चाहिए। तो ये हमारी चाइना प्लस वन जो रणनीति है वो है, ठीक है। तो हमने रणनीति पढ़ लिया, फिर पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार पढ़ लिया। विदेशी मुद्रा भंडार किसके पास होता है, आरबीआई के पास होता है, और कुल विदेशी मुद्रा भंडार कितना है भारत के पास, लगभग 653.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। इससे पहले एक बार इस जो आज पढ़ा है उसको एक बार कंसाइज रिवाइज कर लेते हैं। इसको चैप्टर 3 का आपने रिवाइज कर लिया था, चैप्टर 4 का देख लेते हैं। जो बाह्य क्षेत्र है उसमें, तो बाह्य क्षेत्र के अंतर्गत क्या आते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार, स्थायी ऋण संकेतक और विनिमय दर, ये बाह्य क्षेत्र के पार्ट माने जाते हैं। फिर एक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स आती है। ये लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स किसके द्वारा जारी की जाती है, ये विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। और 2023 की जो रिपोर्ट है उसमें कुल 139 देशों को शामिल किया गया था, और उसमें भारत की जो रैंक है जो वो है 38। तो ये आपको याद रखने, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। उसके बाद में हमने पढ़ा विश्व व्यापार। विश्व व्यापार में लगभग इस बार 2.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। फिर में हमने पढ़ा डिकपलिंग जैसे वर्ड, डिकपलिंग, और फिर पढ़ा डी ग्लोबलाइजेशन जैसे वर्ड पढ़े थे। उसके बाद में हमने भारत का व्यापार, तो वैश्विक वस्तुओं के निर्यात में भारत की भागीदारी है वो 1.8% है, और जो वैश्विक सेवाओं के निर्यात में हमारी भागीदारी है वो है हमारी 4.3%। भारत का समग्र व्यापार, तो भारत के समग्र व्यापार में हमारा निर्यात है वो लगभग 0.23% बढ़ा है, और हमारा आयात है वो 4.9% है जो कि कम हो गया है। उसके बाद में हमने पढ़ा
भारत का कुल निर्यात, तो भारत का कुल निर्यात लगभग 777 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और हमारा कुल आयात है वो 898 बिलियन अमेरिकी डॉलर आता है। कुल मिला के हमारा आयात बिल अभी भी ज्यादा है, निर्यात बिल है वो कंपेरेटिवली कम है। इसके बाद में हमने पढ़ा खिलौने के क्षेत्र में, तो खिलौने के क्षेत्र में हमारी जो वृद्धि दर है वो लगभग 16% है। पहले भारत खिलौना का आयातक देश था, वर्तमान में क्या हो गया, एक निर्यातक देश बन गए। फिर डिफेंस के क्षेत्र में हमने ये पढ़ा कि 2019 तक हम दुनिया के सबसे बड़े जो हथियार आयातक देश थे और वर्तमान में शीर्ष जो 25 हथियार निर्यातक देश है उनमें हम शामिल हो गए हैं। इसके बाद में हमने पढ़ा फुटवियर निर्यात। फुटवियर के दर तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फुटवियर निर्माता जो उत्पादक देश है और हमारा फुटवियर निर्यातक के हिसाब से हमारी 9th रैंक है और कुल निर्यात लगभग 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर आता और वैश्विक उत्पादन का हम 13% उत्पादन करते हैं और वैश्विक जो निर्यात है उसका लगभग 2.2% करते हैं और भारतीय फुटवियर बाजार की वर्तमान जो वैल्यू है वो 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर है और 2030 तक इसके 90 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उसके बाद में हमने पढ़ा स्मार्टफोन के बारे में हमने ये पढ़ा कि लगभग निर्यात में 42.5% की वृद्धि हुई है और भारत शीर्ष जो 5 निर्यातक देश है उसमें शामिल हो गया है। इसके बाद में हमने इंजीनियरिंग गुड्स पढ़ी। इंजीनियरिंग गुड्स में यह देखा कि भारत में इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात लगभग 109.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था और भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में हिस्सेदारी कितनी है, 0.88% और वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भारत की रैंक है 24वीं है। उसके बाद में हमने फार्मास्यूटिकल पढ़ा। फार्मास्यूटिकल में हमारी जो भागीदारी है वो कितनी हो गई, इसकी वृद्धि 6.4%। इसके बाद में सेवा क्षेत्र की हमने पहले पढ़ा था कि सेवा क्षेत्र में हमारी हिस्सेदारी कितनी है, 4.3% हिस्सेदारी और वस्तुओं की 1.8%। और सेवा क्षेत्र में स्पेसिफिक दिया हुआ है कि दूर संचार, कंप्यूटर और सूचना क्षेत्र के निर्यात में रैंक हमारी 2nd, व्यक्तिगत सांस्कृतिक और मनोरंजन क्षेत्र के निर्यात में 6वीं रैंक, अन्य व्यापारिक सेवाओं के निर्यात में 8वीं, परिवहन सेवाओं के निर्यात में 10वीं और यात्राओं के निर्यात में हमारी रैंक है वो 14वीं है। फिर DEH या फॉरम 75 ये पहल है जो कि हाल ही में सरकार द्वारा शुरू की गई थी और किससे संबंधित है, निर्यात से संबंधित है। इससे संबंधित एक और पहल है, एक जिला एक उत्पाद, उसमें 75 जिलों की पहचान की गई है और इसमें पार्टनरशिप के लिए एक बैंक है जिसका नाम क्या है, एक्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। इसके बाद में हमने चालू खाता पढ़ा, ये पहले ही हमने पढ़ लिया। तो CAD हमारा कितना है, 0.7%। उसके बाद में हमारा जो FDI है वो कम होकर कितना हो गया, 26.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। फिर हमने पढ़ा चाइना प्लस 193 और फिर पढ़ा हमने पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार और विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर लगभग 653 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। तो हमारा चैप्टर 3 और 4 यही कंप्लीट होता है। इसी के साथ आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास के साथ। तब तक के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद।